हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने 4.2 का जो सेकंड सब टॉपिक है चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स ये स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड हमें दिया है, ठीक है, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, मतलब वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों में हम देखेंगे कि उसके चेन्स बन सकते हैं। वो कंपाउंड चेन के फॉर्म में हो सकता है, वो कंपाउंड ब्रांचेस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड रिंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो चेन का एक एग्जांपल हमने लिया। हमने एक ब्यूटेन जो ब्यूटेन है C4H10, उसका हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जो चेन की तरह था। हमने दूसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर उसका देखा जो ब्रांच की तरह था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है। तो वो भी मैंने कल आपको हाईलाइट करके दिया था। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है? द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो उसके बाद हमने रिंग भी देखा था। साइक्लो अल्केन का एक हमने देखा था। हमने क्या देखा? C6H12। ठीक है, ये C6H12 का हमने एग्जाम्पल लिया था और ये था साइक्लो अल्केन। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था। तो साइकिल की तरह एक बना था वो, रिंग की तरह। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना था। तो पहले तो हमारे पास C6H12 है, तो हम पहले देखेंगे। हमेशा देखो हम उसका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा एक चीज इसका मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। कोई भी आपको फॉर्मूला देने दो, समझो आपको दिया है C4H10। ठीक है, तो सबसे पहले उसका स्केलेटन बनाना है और स्केलेटन बनाने के लिए मैं सिर्फ कार्बन कितने हैं ये देखूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल समझो आपको दिया है C4H10। ठीक है, तो आप पहले क्या देखो? कार्बन कितने हैं, ये मेरा स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, इजी है ना, कार्बन कितने हैं देखना है ना। तो कार्बन कितने हैं? 4। तो मेरा स्केलेटन क्या होगा? C4H10 का स्केलेटन क्या होगा? 4 कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो। और इसको भी और इजी कर सकते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे? 4 कार्बन पहले ड्रॉ करेंगे। चलो, 1 2 3 4। हर 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, हर 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, हर 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड डाला। पहला वाला जो कार्बन है उसके 3 वैलेंसीज बची है, लास्ट वाले की भी 3 वैलेंसीज बचेंगी, और बीच वाले का ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये होता है स्केलेटन। ठीक है, तो हमने कार्बन कितने हैं C4H10 में कार्बन कितने हैं ये देखा। 4 कार्बन थे, तो उसका यूज करके हमने पहले स्केलेटन बना लिया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजन, देखो H H H, पहले वाले को 3, लास्ट वाले को 3, कितने गए? 6 गए। अब ऊपर नीचे इसको 2 और इसको 2, हो गया 10 C4H10। तो ये हो गया ब्यूटेन का चेन। ठीक है, अगर मैं ब्यूटेन को ब्रांच के फॉर्म में लिख सकता था तो भी मैं कर सकता हूं। देखो ये चेन का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो पहले कार्बन को 3 हाइड्रोजन, इसके बाद वाला लास्ट जो कार्बन है उसको भी 3 हाइड्रोजन, और बीच में जो 2 कार्बन है उसको 2-2 हाइड्रोजन दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला वाला जो कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाले को 3, और बीच में 2 हैं उनको 2-2। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? देखो पहला वाला जो कार्बन था उसको 3 हाइड्रोजन, देखो H3C, बीच वाले को 2 हाइड्रोजन, दूसरा बीच वाला था उसको भी 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले को फिर से 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया अपना ब्यूटेन का चेन। ठीक है, ब्यूटेन का चेन बन गया। अब हम ब्यूटेन का ब्रांच भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे ब्रांच? आपके पास मालूम है C4H10 हम देखेंगे पहले। तो ये मुझे 4 कार्बन दिख रहा है, तो मैं 4 कार्बन दिखेंगे तो पहले क्या करूंगा? यहां पे कार्बन का या, ठीक है, अब यहां पे ये हो गया कार्बन का एक चेन। अब यहां पे हम क्या करेंगे? देखो पहला वाला जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड यहां पे बन चुका है, 3 बॉन्ड बनना बाकी है। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको थोड़ा आप देख सकते हो अच्छे से। यहां पे उसने एक बॉन्ड बनाया, यहां पे उसने एक बॉन्ड बनाया है, यहां पे इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। तो टोटल उसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, उसका एक ही बचा है। ठीक है, उसका एक ही बॉन्ड बचा है, तो उसके लिए यहां पे एक जगह मैंने छोड़ दी। ठीक है, अब यहां पे ये वाला कार्बन जो है उसने एक बॉन्ड यहां पे बनाया है लेकिन उसके 3 बाकी है।
ये वाला कार्बन जो है उसने भी एक बनाया है, उसके 3 बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन आके चिपकेंगे, ये वाला जो कार्बन है उसको भी 3 हाइड्रोजन आके चिपकेंगे, बीच वाला ये जो है उसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन आके चिपकेगा क्योंकि उसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है वो, और ये वाला फर्स्ट वाला जो था उसके 3 हाइड्रोजन वो जोड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये कार्बन, पहला वाला कार्बन जो है, पहला वाला जो कार्बन है ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ, ये लास्ट वाला, ये वाला एक, और ये वाला, ये भी 3-3 के साथ, सिर्फ बीच वाला जो है ना वो 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको आराम से समझ में आएगा कि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ ये कार्बन जो है वो 1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H3C CH, उसके बाद CH3 और CH3। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, उसने 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हैं और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। ठीक है, तो एकदम इजी होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ब्रांच का भी देखा, तो ब्यूटेन के हमने 2 स्ट्रक्चर देखे, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर, एक हमने देखा चेन वाला स्ट्रक्चर और एक देखा ब्रांच वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रिंग का भी एक एग्जांपल हमने लिया था, साइक्लोअल्केन का। ठीक है, अब साइक्लोअल्केन का जो एग्जांपल था, यहाँ पे ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की है। साइक्लोअल्केन जो है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मैंने डेफिनेशन आपको हाईलाइट करके दिया था, कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पे C4H10 के मैंने 2 स्ट्रक्चर दिखाए, एक थी चेन और एक था ब्रांच। ठीक है, अब यहां पे साइक्लो अल्केन में एक एग्जांपल लेंगे, साइक्लोहेक्सेन का। हेक्सेन मतलब 6 हाइड्रोजन कार्बन होंगे उसके, और हाइड्रोजन उसका डबल। तो साइक्लो अल्केन। ठीक है, साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, C अगर N है तो H होते हैं डबल उसके। ठीक है, C अगर N है तो H कितना होगा, उसका डबल 2N होगा। मतलब यहां पे साइक्लोहेक्सेन है ना, तो C अगर 6 होगा तो H कितने होंगे, 6 2 12। ठीक है, तो ये उसका मोलेकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस मोलेकुलर फॉर्मूला को हम अरेंज करेंगे, देखो कार्बन रिंग के फॉर्म में देखना है ना, तो देखो 3 कार्बन यहां पे आ गए और यहां पे 1 2 3 यहां पे आ गए 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन का रिंग बना दिया। ठीक है, अब ये जो 6 कार्बन का रिंग बनाया है हमने, उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, उसकी कितनी वैलेंसीज बची है, देखो इसने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, उसके 2 बचे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसके भी 2 बचे हैं क्योंकि इसने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे, उसके 2 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो इसके 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, इसके 2 बचे हैं, हर कार्बन का 2-2 बॉन्ड बचा हुआ है, हर कार्बन का 2-2 बॉन्ड बचा हुआ है। तो हर कार्बन को क्या क्या अटैच होके आएगा, HH अटैच होगा, है ना। तो कार्बन, हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, तो C6H12 इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो याद रखो साइक्लोहेक्सेन का ये केमिकल फॉर्मूला है C6H12, और इसका साइक्लोअल्केन जो है, ये जो कैटेगरी है उसमें से एक ये एग्जांपल लिया हमने साइक्लोहेक्सेन का, तो उसमें 6 कार्बन है तो 12 होते हैं उसके हाइड्रोजन। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पहले निकाला है उन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हर हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोन को टोटल कितने ब्रांचेस होते हैं, ये होते हैं 6 होते हैं। तो हर कॉर्नर में आपको एक एक कार्बन उन्होंने लिया है। ठीक है, हर एक कॉर्नर में एक एक कार्बन लिया है, तो ये बन गया उसका स्केलेटन। इसे बोलते हैं स्केलेटन, मतलब पहले कार्बन कैसे हैं वो देखना है, वो होता है स्केलेटन। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर एक को हाइड्रोजन देंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे देखो हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिए हैं। ठीक है, हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक आराम से देख सकते हो बात कि कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बन चुका है। तो हर कार्बन क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को पूछोगे, ये वाले कार्बन को, तो उसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ बाजू वाले के साथ बना है, एक उसके अपोजिट कार्बन के साथ बना है, और फिर बचे हुए 2 जगह जो है वहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा कि पहला हमारा स्केलेटन इतना ही था। ठीक है, ये अपना स्केलेटन है, और फिर हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन अटैच हैं, हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन
अटैच है। तो यही स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। अब इसका भी आप क्या कर सकते हैं, इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन वी कैन शो दिस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब उसके बाद अब ये हमने देखा, ये जो साइक्लोहेक्सेन था, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा हर जगह पे आपको कौन से बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन मतलब ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, इट इज सैचुरेटेड, क्योंकि हमें मालूम है व्हाट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन इज जॉइंड, इट इज लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोला जाता है सैचुरेटेड। और अगर वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। तो उसका अनसैचुरेटेड का भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, और उसका एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने अभी एक साइक्लोहेक्सेन देखा, उसमें कार्बन 6 होते तो हाइड्रोजन 12 होते थे। लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं होता, कार्बन जितने हैं उतने ही हाइड्रोजन, C6H6। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब है कि यहां पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं बेंजीन का। जैसे मैंने अपने साइक्लोहेक्सेन में दिखाया था ना, वैसे ही आपको करना है। पहले हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोनल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3 साइड, उसके बाद 4 5 6 हो गए 6 साइड। हर कॉर्नर में हमें एक कार्बन लेना है, बराबर है। तो हर कॉर्नर में हम एक कार्बन लेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हो गए 6 कार्बन। ओके, अब हर कार्बन के कितने वैलेंसीज बचे हैं, देखो ये वाला जो कार्बन है उसने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक बॉन्ड इसको बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके 2 वैलेंसीज बचे हैं। तो यहाँ पे 2 वैलेंसीज बचे, इसके भी 2 बचेंगे क्योंकि उसने एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया है। ठीक है, उसके बाद इसके भी 2 बचेंगे, है ना, इसके भी 2 बचेंगे, है ना, मालूम है हमें, क्योंकि हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच हुए थे साइक्लोहेक्सेन में। लेकिन अब यहाँ पे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में तो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 ही है। तो हर एक को 2-2 हाइड्रोजन तो नहीं दे सकते, हर एक को एक एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे हम हर एक को एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। चलो, तो हर एक को एक एक मिलेगा। पहले वाले केस में हर एक को 2-2 मिला था, साइक्लोहेक्सेन में C6 था और H12 था, मतलब हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन मिले थे। लेकिन यहाँ पे C भी 6 है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, एक एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन। हर एक का एक एक बॉन्ड अभी भी बाकी है। आप देख सकते हो हर एक का, देखो ये जो कार्बन है उसका ये बॉन्ड खाली है, इस कार्बन का ये बॉन्ड खाली है, इस कार्बन का ये बॉन्ड खाली है, इस कार्बन का ये बॉन्ड, हर एक कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो एम्प्टी है, अब तक उसको जाके कोई अटैच नहीं हुआ। तो हमें मालूम है कि जब सारे हाइड्रोजन हमारे खत्म होते हैं सबको एक एक देने के बाद, तो हम क्या करते हैं, 2 कार्बन के बीच में और एक ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये 2 कार्बन का ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इन दोनों कार्बन का बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का, ये दोनों का एक एक बाकी था, तो दोनों ने एक बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच में और एक लाइन आ गई, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। पहले से एक था ही, और ये 2-2 एम्प्टी जो बचा है ना ये वाला, इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, तो अब ये जो कार्बन है वो इसके एक, ये जो बचा हुआ है ना इसके साथ शेयर करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये दोनों का हो गया काम, इनका सेटिस्फाइड हो गया। अब ये जो है वो इसके साथ, इसका एक बचा है यहाँ पे, इसका एक यहाँ पे बचा है, तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनेंगे, सारे के सारे डबल बॉन्ड नहीं होंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखा तो भी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है,
फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये बेंजीन जो है वो अल्टरनेट डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड बनाता है। अब ये क्यों बनाता है, ये रट्टा मार के तो नहीं याद रख सकते आप, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले उसका स्केलेटन बनाया। हमने देखा कि उसका फॉर्मूला है C6H6, ये है बेंजीन का फॉर्मूला। तो बेंजीन का ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन कितने हैं वो देखेंगे और एक स्केलेटन बनाएंगे। तो कार्बन कितने हैं, 6 है। तो 6 मतलब हेक्सागोन। तो हम क्या करेंगे, हेक्सागोन के स्ट्रक्चर में कार्बन को अरेंज करेंगे। तो देखो ये कार्बन 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 कार्बन, तो यहां पे हो गए 3 कार्बन, हो गया ना ये अटैच। तो यहां पे 3 और ये 3, 6 कार्बन हो गए। अब ये 6 कार्बन हो गए, उसका स्केलेटन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक कार्बन के कितने बाकी है, 2 बाकी है। तो यहां पे इसके 2 बाकी है, इसके 2 वैलेंसीज बाकी है, इसके भी 2 बाकी है, इसके भी 2 बाकी है, इसके 2 बाकी है और इसके 2 बाकी है। लेकिन अब मैं देखता हूं बेंजीन के पास कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। ठीक है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। देखो C6H6, तो हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, हर एक को एक एक हाइड्रोजन दे दूंगा। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया और इसको एक दिया। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हर हाइड्रोजन देने के बाद, हर एक को एक एक हाइड्रोजन देने के बाद, ये जो कार्बन है उसका एक वैलेंसी अभी भी बाकी है। इस कार्बन का भी एक वैलेंसी बाकी है, इसका भी एक बाकी है, इसका भी एक बाकी है, इसका भी एक बाकी है और इसका भी एक बाकी है। तो अब इनका होगा क्या, अब हम देखते हैं इनका होगा क्या। अगर अगर ये बाकी वाले जो वैलेंसीज है उनमें समझो ये जो 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये ऊपर वाले 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, तो ये ऊपर वाले 2 कार्बन क्या करेंगे, अपने एक पेयर को, यहां पे देख सकते हो ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे और फिर यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये इस कार्बन ने और इस कार्बन ने शेयर किया, तो इस कार्बन और इस कार्बन का खेल खत्म है, उनके चारों के चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब चारों के चारों वैलेंसीज उनके सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वाला ये जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ये भी पार्ट निकल जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन का सेटिस्फाइड हो चुका है। अब ये 2 कार्बन जो है वो बोलेंगे कि भाई ये दोनों ने अपने साथ एक बॉन्ड बनाया, तो क्यों ना हम भी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा एम्प्टी और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि इसने और इसने शेयर किया, तो ये दोनों का खेल खत्म हुआ। तो ये बोलेगा कि भाई अब मैं किसके साथ करूं, तो ये इसके साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एक एक जो बचा हुआ था तो यहाँ पे शेयर हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट सिंगल डबल बनेगा बेंजीन में। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, फिर ये बाजू वाले के साथ करेगा, उसके बाद यहाँ पे सिंगल होगा, फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल होगा। ठीक है, तो ये कैसे बना ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले क्या करो, देखो कि उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है C6H6। तो कार्बन 6 है ना, तो पहले हमारा जो हेक्सागोन होता है उसके हर कॉर्नर पे हेक्सागोन पहले ड्रॉ करो। ठीक है, तो हेक्सागोन ड्रॉ करो, हर एक को 6 कॉर्नर होंगे, हर कॉर्नर में एक कार्बन को बैठा दो। ठीक है, 3 4 5 6, हर कॉर्नर में एक कार्बन को बचाया। उसके बाद हमने देखा कि हर कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसके 2 वैलेंसीज बाकी होंगे। जैसे साइक्लोहेक्सेन में देखा था हमने, तो 2 वैलेंसीज बाकी है, लेकिन हाइड्रोजन भी 6 ही है, तो हर एक को एक एक हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ पे हर एक को एक एक हाइड्रोजन दिया, हर एक का एक एक वैलेंसी बचा रहेगा। तो वो क्या करेगा, अपने बाजू वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फिर यहाँ पे जो होगा ना, उसको ये इसके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों ने डबल बॉन्ड किया है, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे सिंगल ही बचेगा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पे सिंगल ही रहेगा क्योंकि अब इन दोनों का खेल खत्म है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल रहेगा। ऐसा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, ये रिंग जो है बेंजीन रिंग, इसे बोला जाता है बेंजीन की रिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रांच जो है उसके फॉर्म में, चेन के फॉर्म में और रिंग के फॉर्म में हम कार्बन कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। ओके, ऑल दिस कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऑल कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इजी है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अमोंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन। तो ये हमने देखा ना, हमने देखा मिथेन, इथेन, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या हैं? अल्केन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन को अल्केन बोला जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड को क्या बोला जाता है? उसको दो टाइप है, उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड्स है तो उसे अल्कीन बोला जाता है, अल्कीन। ठीक है, यहां पे ई का डिफरेंस है। अल्केन, यहां पे ए था, यहां पे ई आ गया। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आपके पास तीन, यहां पे देखो, यहां पे आप, यहां पे अगर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस दिखाया, हाइड्रोकार्बन्स, तो उसका क्लासिफिकेशन देखो। हाइड्रोकार्बन जो है वो पहला है अनसैचुरेटेड, पहले देखेंगे सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर जो है वो है अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड जहां पे बनता है वो है अल्कीन्स। ये जो ए दिख रहा है आपको, इस ए के जगह पे सिर्फ ई आएगा, अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होता है वो होता है अल्काइंस, मतलब ई के जगह पे वाई आएगा, ALKYNE। ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद रखो कि सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं? अल्केन्स आते हैं, अल्केन्स। और अगर अनसैचुरेटेड देखें, उसमें आता है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ए है, तो यहां पे ई है, डबल बॉन्ड बनता है वहां पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड का वाई। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझना होगा। अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, और अल्काइंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। याद रखो, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सबसे पहले देखा कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, और जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अल्केन्स बोला जाता है। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। एक होगा या डबल होगा, दो है, तीन, कितने भी हो, लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, उन्हें बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कीन्स का डेफिनेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। और दोज द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइंस। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी होंगी, यहाँ पे ये याद रखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो हाईलाइट किया ना, वो 4 डेफिनेशंस है। यहाँ पे कितने डेफिनेशंस है? 4 डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन किसका है? पहला डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स। आपको पूछा जाएगा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्लासिफाई द हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन एंड क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन एंड क्लासिफाई। ठीक है, तो डिफाइन भी करो और उसका क्लासिफिकेशन भी लिखो। अगर आपको ऐसा पूछा तो पहले तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन यह होगा, कार्बन, ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। उसके बाद ये हो गया हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को 2 क्लासिफाई करते हैं। वो एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमको देखने को मिलता है अल्केन, क्योंकि उसके अंदर एक ही बॉन्ड बनता है। और अनसैचुरेटेड के अंदर हमें दो मिलते हैं, एक होता है अल्कीन, अल्कीन, और एक दूसरा होता है अल्काइंस, जिसमें ई के जगह पे सिर्फ वाई आएगा, अल्काइंस बनेगा। अल्कीन जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। हमें तो ये मालूम है कि अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो जिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे अल्कीन, ई आएगा, ई। और जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे वहां पे हम बोलेंगे अल्काइंस। तो ये सारे डेफिनेशंस याद रखो। अब यहां पे एक नया सेक्शन आ गया, सब टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। हमें मालूम है कि कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्या कि वो इतने कंपाउंड बना सकता है कि उसकी टेट्रावैलेंसी और उसका एटॉमिक साइज छोटा है, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। और उसके साथ साथ उसका एटम का स्ट्रक्चर स्मॉल होने की वजह से उसका जो प्रोटॉन होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखता है। तो ये कंपाउंड स्टेबल भी होता है। तो इसकी वजह से कार्बन जो है वो फ्रेंडली होता है, हर एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहता है। तो carbon seems to be a very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also forms bonds with other elements such as halogens. Halogens आपको मालूम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हाइलोजेंस बोलते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, और सल्फर के साथ भी। तो हमेशा याद रखो कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब आएगा तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। हम वही देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जो सैचुरेटेड है उन्हें अल्केन बोलेंगे, अल्केन। अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें ई की जगह पे ई आ गया, अल्कीन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ई के जगह पे वाई आ जाएगा, अल्काइंस हो जाएगा। तो ये तीन टाइप्स हमें देखने हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है। लेकिन अगर कार्बन दूसरे कंपाउंड्स के साथ भी जुड़ सकता है, ये आप देख सकते हो कि कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस, oxygens, nitrogen, sulfur, etc. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. What is heteroatom? ठीक है। अब what is heteroatom ये आपको समझना होगा। चलो हम इसको समझते हैं। अब आपको एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अपना सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन। सबको मालूम है मीथेन जो है वो क्या है, CH4 है, बराबर। मीथेन क्या है, CH4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन उसको अटैच है। अब समझो मैंने उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन उसका मोलिक्यूल के साथ आ गया, तो उसको साथ उसके रिएक्ट किया, तो यहाँ पे इसमें से एक क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा और वो उसकी जगह लेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन में से एक एटम के साथ निकल के HCl बनाएगा। तो यहाँ पे अब रिएक्शन क्या होगी, देखो CH4 जो है प्लस क्लोरीन जो है उसमें CH3 रहेगा और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, है ना। CH4 था ना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला और उसके जगह पे क्लोरीन आ गया, और एक क्लोरीन अभी भी बाकी है क्योंकि 2 क्लोरीन थे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसने क्लोरीन के साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड मिला है जिसमें उसने क्या किया है, एक या एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। किसने रिप्लेस किया, क्लोरीन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया। क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस, देखो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ कौन देखने को मिलता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। लेकिन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर उसने वहां से निकाल दिया और अपने हाइड्रोजन की जगह पे वो खुद जाके बैठा, ऐसे एटम को बोला जाता है हेटेरोएटम। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया अभी मीथेन का, मीथेन और क्लोरीन का जो गैस है जब रिएक्ट हुआ तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे CH3 बचा और उस हाइड्रोजन की जगह इस यहाँ के एक क्लोरीन ने ली। ठीक है। और फिर यहाँ का जो एक क्लोरीन है और यहाँ से निकला हुआ जो हाइड्रोजन है, इन दोनों ने HCl बनाया प्लस HCl। यहाँ पे क्या हुआ, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किसने, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन क्या हो गया, हेटेरोएटम। तो जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है उसे बोला जाता है हेटेरोएटम। तो यहाँ पे आप याद रखो, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, देखो। तो यहाँ पे
In a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by elements such that the valence of carbon remains satisfied. In such compounds, the element replacing hydrogen. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका डेफिनेशन में थोड़ा अलग बनाता हूँ. यहाँ पे सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. What is heteroatom? हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर one or more hydrogens can be replaced by elements. ठीक है. तो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इस दीज के जगह पे आपको लिखो सम. यहां पे क्या लिखेंगे? सम. ठीक है. अब यहां पे डेफिनेशन बन गई. इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम एलिमेंट्स and the elements replacing hydrogen is referred के जगह पे called लिखो, is called as heteroatom. तो what is heteroatom? ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें से हाइड्रोजन को खदेड़ के उसकी जगह लेने वाले एटम को बोला जाता है हेटेरोएटम. जैसे मैंने अभी दिखाया कि मीथेन के अंदर के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने निकाला, ठीक है, और उसकी जगह पे जाके बैठ गया, तो क्लोरीन क्या हो गया? हेटेरोएटम. अब आपको समझो CH4 दिया है, ठीक है, और वहां पे समझो OH आ गया. OH ये अल्कोहल का ग्रुप है. OH ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप होता है, तो वो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा. ठीक है. और फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? OH जो है उसने एक हाइड्रोजन निकाला. तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो. तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन का याद रखो कि मिथेन और क्लोरीन जब अटैच हुए थे तो उसने एक हाइड्रोजन को निकाला क्लोरीन ने, तो वो उसकी जगह पे जाके बैठ गया. तो पहले 4 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन बचे और एक चौथा जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ गया. तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड. और एक क्लोरीन अभी भी बाकी है, उसने जो हाइड्रोजन निकाला उसके साथ उसने HCl बना दिया. तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं है. मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले एटम को क्या बोला जाता है? हेटेरोएटम. ठीक है. ओके. अब ये जो हेटेरोएटम्स होते हैं, दीज हेटेरोएटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स गिवन इन टेबल 4.3. तो ये कभी कभी ग्रुप्स के फॉर्म में भी होते हैं. दीज हेटेरोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स. क्या बोला जाता है उसको? फंक्शनल ग्रुप्स. तो ये जो हमें आपको अभी जो हमें हेटेरोएटम्स देने वाले हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, या फिर कोई ग्रुप जो हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, उन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. क्यों? क्योंकि देखो ये जो हेटेरोएटम्स और ये जो ग्रुप्स है ना, वो क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं. ठीक है. जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं. तो उनकी वजह से उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज होता है, तो इसके वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है. तो इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे आते हैं, कोई भी हेटेरोएटम या फिर कोई भी वहां पे जो हमें अभी लिस्ट मिलने वाली है उसमें से जो ग्रुप है वो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आता है, तो जब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज करता है. ठीक है. तो ये जो ग्रुप है, ये जो हेटेरो एटम्स दिए हैं हमें लिस्ट में, देखो आप यहाँ पे लिस्ट में दिए हैं, तो ये सारे जो है ना, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है. क्यों? क्योंकि ये कैपेबिलिटी है इनकी, दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स. तो ये फंक्शनल ग्रुप में देखो यहाँ पे हेलोजन दिया है आपको, क्लोरीन और ब्रोमीन. उसके बाद ऑक्सीजन भी दिया है. ठीक है. O2 ऑक्सीजन. उसके बाद कंपाउंड जो है उसमें आपको देखो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन बनाते हैं. हेलो अल्केन. ठीक है. तो हेलो अल्केन, जिसे अल्काइल हैलाइड बोला जाता है, लेकिन हेलो अल्केन याद रखो आप. ठीक है. हेलो अल्केन. तो क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो हेलोजेंस है ना, तो हेलोजेंस में से हेलो लिया उन्होंने और अल्केन से निकालते हैं हाइड्रोजन को, तो इसलिए उसे हेलो अल्केन नाम दिया है. ठीक है.
तो हेलो अल्केन। तो क्लोरीन अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो वो क्लोरो अल्केन बनाएगा, और ब्रोमीन अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा अल्केन में से तो उसको ब्रोमो अल्केन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पे डैश Cl या फिर डैश Br। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है, अल्कोहल कब बनेगा, जब वो कोई भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे OH जाके चिपक जाएगा। OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल का ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद अल्डिहाइड का ग्रुप क्या है, CH डबल बॉन्ड O, CH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है हमारा अल्डिहाइड का ग्रुप। उसके बाद ये है कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में एक ही फर्क है, अल्डिहाइड में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बन जो है वो एम्प्टी होता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। सी के साथ डबल बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, लेकिन एक जगह पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे एक यहाँ पे ये वैलेंसी नहीं है, यहाँ पे एक जगह पे हाइड्रोजन था तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड, और जहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं होगा वो होता है कीटोन। तो यहाँ पे अल्कोहल का ये हो गया फंक्शनल ग्रुप OH डैश OH, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डैश CH डबल बॉन्ड O, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डैश डैश, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देखो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे O पहले से ही था, यहाँ पे ये वाला अल्डिहाइड का, सिर्फ यहाँ पे आके H आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O तो तीनों में दिख रहा है, अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, कीटोन के अंदर भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। सिर्फ फर्क क्या हो रहा है, देखो अल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O है। सबको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसमें से एक डबल बॉन्ड है और दो बचे हुए हैं। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, अगर इसके साथ सिर्फ H आ गया तो हो गया अल्डिहाइड, अगर मैंने H भी नहीं लिखा तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे H की जगह पे OH लिख दिया तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एकदम ईजी है, ये तीनों को हम याद रख सकते हैं। देखो कैसे याद रखूंगा, देखो अल्डिहाइड के लिए क्या होगा, C के साथ H आएगा, कीटोन में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही रखेंगे, और कार्बोक्सिलिक में H की जगह पे OH आएगा, सिर्फ क्या आएगा, OH आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C कार्बन वो डबल बॉन्ड बनाने वाला है ऑक्सीजन के साथ, हो गया, उसके दो बॉन्ड हो गए। अब कितने बचे हैं, दो बचे हैं, तो कार्बन के दो बचे। ठीक है, दो यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने एक बचा हुआ है उसमें से एक को हाइड्रोजन दिया तो ये बन गया अल्डिहाइड, अगर मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया वैसा ही रखा, ओपन रखा, तो बन गया कीटोन, अगर मैंने OH दिया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना इजी है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सेम है, बाकी बचे हुए दो जगह पे क्या आएगा, अगर ऐसा ही रखा तो कीटोन आएगा, ऐसा ही रखेंगे तो कीटोन आएगा। अगर मैंने सिर्फ एक H दिया तो हो जाएगा अल्डिहाइड, और H नहीं दिया और OH दिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिर्फ इतना ही खेल है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि अल्डिहाइड में H होता है, कीटोन में कुछ भी नहीं होता, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है। तो इतना भी याद रखोगे तो C डबल बॉन्ड O बनाओ, और बाकी कार्बन के वैलेंसीज जो दो बचते हैं उसमें एक बार H दिया तो अल्डिहाइड, कुछ नहीं दिया तो कीटोन, और OH दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिर्फ OH जो होता है वो होता है अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या बोला जाता है उसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये है हमारा हेलोजन की ग्रुप डैश Cl या फिर डैश ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो अल्केन को हेलो अल्केन बनाते हैं। ऑक्सीजन जो आएगा OH ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा तो अल्कोहल बनेगा, ये वाला ग्रुप दिखेगा तो अल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप दिखेगा तो कीटोन, और ये वाला ग्रुप दिखेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हमें इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन देखना है, ये लास्ट सेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है। होमोलोगस सीरीज, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। हमने देखा कि कार्बन बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बना सकता है। दिस चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, कभी कभी उसकी ब्रांच भी बनती है। ये हमने ब्यूटेन का एक एग्जाम्पल लिया था और मैंने आपको उसकी चेन भी दिखाई थी और ब्रांच भी दिखाई थी, कभी कभी ब्रांच भी मिलेगा। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दिस कार्बन एट चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, समझो ये देखो मिथेन है, तो कभी कभी इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वहां पे एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आता है, तो हो गया, ये हो गया क्लोरोमिथेन, है ना। हेलो अल्केन है ना इसका नाम, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन मतलब क्या, हेलो मतलब यहाँ पे कौन आ गया है, क्लोरीन, तो हेलो क्या मतलब क्लोरो, हेलो, हेलो की जगह पे क्या आएगा, क्लोरो, और अल्केन कौन सा था, मिथेन था, तो हेलो मिथेन बनेगा।
ठीक है, एलो हेलो मीथेन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी जो हाइड्रोकार्बन्स हमें दिए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से कोई भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस करने की जगह पे क्या क्या आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, या फिर OH आ सकता है तो अल्कोहल बनेगा, या फिर अल्डिहाइड आ सकता है। याद है आपको अल्डिहाइड मैंने कैसे दिखाया था, क्या बोला था मैंने, C के साथ डबल बॉन्ड O रखो, एक दो बचे हुए कार्बन के में से एक को अगर हाइड्रोजन दिया तो हो गया अल्डिहाइड, अगर मैंने उस हाइड्रोजन नहीं दिया तो हो गया कीटोन, और यहाँ पे OH दिया तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एकदम ईजी था। तो ये अगर ग्रुप आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो ये भी हो सकता है। द presence of functional groups such as alcohol decides the properties of carbon compounds regardless of the length of carbon chain। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो डिसाइड करते हैं उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। अब उसकी लेंथ कितनी है ये वो डिसाइड, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कार्बन का लेंथ कितना है, कितनी बड़ी चेन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप याद रखो, यहां पे मैंने जो हाईलाइट किया है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप हमने अभी अभी देखे, ये जो देखे ना सारे, ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, कार्बन कंपाउंड की जो चेन है वो कितना लंबा चेन है वो डिसाइड नहीं करता। ठीक है, रिगार्डलेस का मतलब ये होता है कि उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिसाइड नहीं करेगी प्रॉपर्टी को। तो ये कंसेप्ट याद रखो कि कोई भी कार्बन कंपाउंड का, किसी भी कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी चेन कितनी लंबी है वो नहीं डिसाइड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH आर ऑल वेरी सिमिलर। अब यहाँ पे देखो, ये देख के आपको डर लग गया होगा। ठीक है, इसको मैं एकदम इजी तरीके से दिखा सकता हूँ। मुझे मालूम है, आपको ये मालूम है कि ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते चलो। समझो आपको दिया है मीथेन। ठीक है, मुझे एक चीज़ बोलो, मीथेन क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। उसके बाद आपको मालूम है इथेन। इथेन क्या होता है, कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। उसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन उसमें कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2-2 से बढ़ रहा है ना, कार्बन 1-1 से बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2-2 से बन रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोलो, ब्यूटेन, कार्बन 3 से 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 8 से क्या हो जाएंगे, 10, तो हो गया ब्यूटेन। तो ये क्या है, ब्यूटेन। तो मुझे एक चीज़ बोलो, ये सारे अल्केन अगर आपको मालूम है तो अब देखते हैं मीथेन का क्या होगा। देखो CH4 मतलब मीथेन है ना, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3 हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन निकाला उसके जगह पे अगर मैंने क्लोरीन लाया तो ये हो गया हेलो अल्केन। अगर मैंने उसके जगह पे OH लाया, OH, तो ये हो गया अल्कोहल। क्या हो गया ये, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हुआ, मिथाइल अल्कोहल। कौन सा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, या फिर उसे मिथेनॉल बोल सकते हैं, CH3OH। ये क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल, ठीक है, ये एक अल्कोहल है। मिथेन, मिथेन जिस कंपाउंड से बना, जिस अल्केन से बना है वो उस अल्केन का नाम, और मिथेन में लास्ट में सिर्फ अल्कोहल का OL ऐड करना है। अल्कोहल का नाम क्या होता है, अल्कोहल। तो ये OL है ना लास्ट वाला, वो सिर्फ इसके जगह पे आएगा। आप देख सकते हो अल्केन, अल्केन, ठीक है, और अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल, तो यहां पे आप देख सकते हो ये अल्केन का लास्ट वाला ई निकलेगा और वहां पे जाके OL जाएगा, तो बनेगा अल्कोहल का अल्केन और उसके साथ OL आ जाएगा। ठीक है, तो अल्केनॉल। ठीक है, क्या बनेगा वो, अल्केनॉल। तो मुझे एक चीज बोलो, अब यहाँ पे है मिथेन, ये सॉरी मिथेन मतलब CH4, ये है मिथेन, और इस मिथेन से मुझे अगर कोई एक हाइड्रोजन निकाला मैंने और वहाँ पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच किया तो उसका क्या बनेगा, मिथेन का, मिथेन N तक सेम रहेगा, सिर्फ E निकलेगा, वहाँ पे OL आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल होगा। इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल। अब देखते हैं इथेनॉल, इथेन का। तो ये इथेन है, देखो C2H6, ये क्या है, इथेन। ये क्या है, इथेन।
अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो कार्बन तो 2 है, हाइड्रोजन 6 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो C2H5 बनेगा, और वहां पे जो हाइड्रोजन निकला है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये एक अल्कोहल बना। OH ग्रुप मतलब अल्कोहल, इतना ही याद रखो। OH मतलब अल्कोहल। अब इसका नाम कैसे याद रखेंगे भाई, किससे बना है, इथेन से। तो इथेन का इथेन, एन तक लिखो, और फिर ई के जगह पे सिर्फ क्या डालो, अल्कोहल का लास्ट वाले 2 OL, है ना, हो गया इथेनॉल। ठीक है, एकदम इजी है। अब देखते हैं प्रोपेन का देखते हैं, C3H8, ये क्या है मेरा, प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन। ठीक है, अब इस प्रोपेन का अल्कोहल क्या बनेगा, देखो C3 तो वैसे का वैसा, हाइड्रोजन एक कम होगा, यहां पे 8 है तो यहां पे 7, और फिर हाइड्रोजन निकला तो वहां पे आया क्या, OH आ गया, अल्कोहल का ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये OH आ गया। अब देखो प्रोपेन में से ये ई निकाल के मैं सिर्फ लिखूंगा PAN, और फिर ये ई के जगह पे क्या आएगा, OL, हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ब्यूटेन, C4H10 है ना ब्यूटेन, ये है हमारा ब्यूटेन। अब इसका क्या बनेगा, देखो C4H10 की जगह पे C4H9, और एक हाइड्रोजन निकला और उसके जगह पे आ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, OH आ गया। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे ब्यूटेन, यहां तक तो लिखेंगे, ये ई निकाल के लिखो, ये पूरा लिखो, तो लिखूंगा मैं BUTAN, और फिर लास्ट में ई के जगह पे क्या आएगा, OL ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 C2H6, ठीक है, ये सारे क्या है, अल्केन्स है। हाँ, और इस अल्केन से फिर क्या बनाया हमने, यहाँ पे इस अल्केन से हमने बनाया, अल्केन से बनाया यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, तो ये देखो सारे अल्कोहल है, ये है हमारा मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, और ये है ब्यूटेनॉल। अभी अभी मैंने आपको हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको उसको नोट डाउन करना है, उसके ऊपर थोड़ा सोचना है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऐसा मुझे लगता है। कैसे बनाया, नाम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि ये है अपना मिथेन, ये है मिथेन। तो अगर ये मिथेन है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो ये CH3 बनाएगा, एक हाइड्रोजन निकला और वहां पे OH आ गया, है ना, एक हाइड्रोजन को वहां से उसने खदेड़ दिया और वहां पे OH आ गया। OH का मतलब अल्कोहल होता है, तो मिथेन से बना हुआ अल्कोहल क्या होगा, मिथेन से मैं ई छोड़ के सब लिखूंगा, मिथेन एन तक लिखूंगा, और उसके बाद OL लिखूंगा, क्या लिखूंगा, OL, तो ये अल्कोहल बना। ठीक है, अगर मुझे ब्यूटेन से चाहिए, ब्यूटेन C4H10, तो इससे ये है ब्यूटेन, ये क्या है मेरा, ब्यूटेन है, तो इससे कौन सा अल्कोहल बनेगा, C4H9 तो आएगा, एक हाइड्रोजन निकला, 10 में से एक गायब हो गया हाइड्रोजन, और वहां पे क्या आ गया, OH आ गया, तो ये बनेगा ब्यूटेन, और इस ई के जगह पे सिर्फ आएगा OL, ब्यूटेनॉल। तो इससे इजी कोई बता नहीं सकता, और अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको फिर से अच्छे से देखना है, आप खुद करके देखो। ठीक है, आप खुद करके देखो, आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि मिथेन, ठीक है, मिथेन CH4 है, मालूम होना चाहिए। मिथेन के बाद इथेन आता है, ये मालूम होना चाहिए। अगर कार्बन 2 से बढ़ेगा तो हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन 1 से बढ़ेगा, यहां पे आप देख सकते हो, देखो इथेन, पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। देखो मिथेन, मिथेन के बाद आता है इथेन, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, उसके बाद आता है ब्यूटेन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मिथेन सबको मालूम है CH4, ठीक है, मिथेन सबको मालूम है CH4। अब यहाँ पे CH, CH और CH में लिखता हूं। अब मुझे एक चीज बोलो, अब यहाँ पे कार्बन 1 1 से बढ़ेगा, तो यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। हाइड्रोजन 2 2 से बढ़ेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इतना अगर आपने याद रखा तो फिर उससे बनने वाले अल्कोहल आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बना सकते हो। CH4 से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन निकालो तो CH3 रखेंगे और OH अटैच करो, बन गया मिथेनॉल। ठीक है, तो ये सारे अल्कोहल कैसे बने हैं ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। अब देखो CH3OH मतलब अपना मिथेनॉल है ना, तो CH3OH, उसके बाद हमने देखा C2H5, वो क्या है, C2H5। C2H5 को क्या लिख सकता हूं मैं, C2H5 को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, CH3CH2OH। देखो आप C2H5 है, ये कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5, लेकिन इसकी चेन बढ़ गई। C3H7 को देखो, C3H7
और OH। इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, CH3 से शुरुआत करो, CH2 CH2 OH। समझ में आ रहा है आपको, एक CH2 बढ़ गया है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो मीथेन जो था वो था CH3, मीथेन से बना हुआ अल्कोहल था CH3OH। ठीक है, अब इथेन क्या, इथेनॉल से बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH3OH होगा, लेकिन उसमें बीच में एक CH2 का चेन आ गया। ठीक है, अब प्रोपेन के लिए देखो दो CH2 आ जाएंगे बीच में। ठीक है, दो CH2 बीच में आएंगे, देखो CH3 CH2 CH2OH, ऐसा। मतलब देखो एक CH2 यहां पे था, यहां पे दो CH2 आ गए। अब मैं ब्यूटेन के देखूंगा तो बीच में तीन CH2 आएंगे। तो यहां पे हमेशा याद रखो, शुरुआत CH3 से हुई, एंड OH से होगा, बीच में कितने CH2 आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा ये मिथेनॉल था, मिथेनॉल वो क्या था, CH3OH, सिंपल। उसके बाद इथेनॉल में हमने देखा CH3 से शुरुआत होगी और एंड OH से होगा, लेकिन बीच में एक CH2 आ जाएगा। अब इथेनॉल के बाद यहाँ पे है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के लिए क्या होगा, शुरुआत तो CH3 से होगी, एंड OH से होगा, लेकिन बीच में दो CH2 आएंगे, दो CH2। ठीक है, तो CH2 दो बार आएगा। अब मैं अगर ब्यूटेन की बात करूं तो देखो शुरुआत CH3 से होगी, एंड OH से होगा, लेकिन बीच में आप ही बोलो अभी कितने CH2 आएंगे, तीन CH2 आएंगे, CH2 तो ये ऐसा इसका याद रखने का तरीका है। ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूं, ये हमारा मीथेन है, मीथेन से बना हुआ मिथेनॉल, ये अल्कोहल है ना सारे, तो मीथेन से बना हुआ मिथेनॉल, तो CH3OH। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया मिथेनॉल। अब मुझे क्या चाहिए, इथेनॉल, C2H5OH। लेकिन C2H5OH को चैन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो CH3 से शुरुआत, OH से एंड, बीच में एक CH2 आएगा, क्योंकि दो कार्बन चाहिए ना, तो उसमें से एक CH2 ही आएगा इसमें, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी हमें CH3 में देखने को मिलता है, तो बीच में एक ही CH2 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए प्रोपेनॉल, ये वाला चाहिए। तो हमें एक तो चीज समझ में आ गया कि शुरुआत तो CH3 से होगी, एंड OH से होगा, बीच में कार्बन तीन चाहिए ना, उसमें से एक कार्बन यहां पे है, तो बीच में दो कार्बन होंगे, तो दो CH2 आएंगे बीच में। ठीक है, अब यहां पे इसको देखते हैं, चलो शुरुआत किससे होगी, CH3 से, एंड किससे होगा, OH से, बीच में मुझे कितने कार्बन चाहिए, देखो एक कार्बन यहां पे गया, चार कार्बन चाहिए ना, तो इसका मतलब बीच में और तीन कार्बन एक्स्ट्रा आने चाहिए, क्योंकि एक यहां पे है, चार चाहिए ना, तो उसमें से तीन, तो इसका मतलब मुझे बीच में कितने कार्बन चाहिए, तीन कार्बन चाहिए, तो तीन CH2 आएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है, चेन कितनी भी लंबी हो, सबके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि हर एक को OH अटैच है ना लास्ट में, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हमेशा याद रखो कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, चेन कितना भी लंबा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करेगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ओके, hence such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in carbon chain is called homologous series. तो what is homologous series? हर एक में आपको OH ग्रुप दिख रहा था ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हर एक में OH ग्रुप आ रहा था, तो उस अगर हर चीज में, हर कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, तो उस सारे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो यहां पे अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the same functional group substitutes for hydrogen in carbon chain is called homologous series. तो यहां पे आप इसका डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हो, a series of compounds in which the same functional group replaces hydrogen. substitute for की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, replaces. ठीक है, a series of compounds in which same functional group replaces hydrogen in carbon chain is called homologous series. तो यहां पे आप देख सकते हो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्यों, क्योंकि हर एक जगह पे OH ग्रुप क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हर जगह पे OH ग्रुप रिप्लेस कर रहा है। तो अगर सारे कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो इन सबको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस लुक एट होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2. इफ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स, तो हम देखते हैं उसके कंपाउंड्स, CH4 C2H6 जो है, दोनों में CH2 का डिफरेंस है, C2H6 और C3H8 जो है उसके अंदर भी CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, और C4H, अब यहाँ पे ये आपको अल्केन की तरफ फिर से लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला टेबल हमने 4.2 देखा था, याद है आपको, 4.2 में सारे अल्केन्स हमने देखे थे। तो ये देखो, ये अल्केन्स के बारे में वो बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन, मीथेन में क्या था, CH4 था, है ना, तो CH4 को क्या लिख सकता हूं मैं, CH3 और एक H। ठीक है,
अब C2H6 आ गया, उसके बाद इथेन, तो उसको क्या लिख सकते हैं, CH2, उसके बाद CH3 से शुरुआत होगी, उसके बाद एक CH2 आएगा और फिर H। इसका मतलब एक CH2 का डिफरेंस आ गया। तो इन दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है बस। देखो इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी एक H है, इसमें भी है। फर्क किसमें आ गया, एक CH2 उसके अंदर आ गया, एक CH2 आ गया। अब देखते हैं एक एक CH2 ऐड होता जाएगा। देखो मीथेन में क्या था, CH3H था, ठीक है। उसके बाद इथेन में क्या था, CH3 था, एंड H से हुआ, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया CH2। तो ये CH2 इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है, CH3 से शुरुआत होगी और एंड जो है वो H से होगा, लेकिन बीच में दोनों CH2 आएंगे। तो हर एक बार आप देख सकते हो, इसका अगर फॉर्मूला देखा तो CH4 ही बनने वाला है, इसका फॉर्मूला देखा तो C2H6 बनने वाला है इथेन, और इसका देखेंगे तो C3H8 बनने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हो कि एक एक CH2 ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, और पहला और लास्ट वाला जो है वो सेम ही है। अल्कोहल के केस में भी वही था ना, मिथेनॉल, ये CH3OH था। उसके बाद इथेनॉल क्या था, CH3OH, और बीच में एक CH2 आ गया था। इथेनॉल क्या था, सॉरी प्रोपेनॉल, CH3 था, लास्ट वाला OH था, बीच में दोनों CH2 आए थे, ठीक है। तो हमेशा ये CH2 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हर बार सक्सेसिवली एक CH2 ऐड होता जाएगा, एक CH2, ये जो CH2 है ना ये बीच में ऐड होता जाएगा, एक 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 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन के केस में भी वही हो रहा है, अल्केन के केस में भी वही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो CH4 है ना मिथेन, तो मिथेन का मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H है। अब C2H6 मतलब इथेन, तो यहाँ पे भी देखो CH3 से शुरुआत होगी और एंड जो है वो H से होगा, लेकिन बीच में एक CH2 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे C3H8 मतलब ये हमारा है प्रोपेन, तो प्रोपेन के अंदर भी क्या होगा, शुरुआत तो CH3 से होगी, ठीक है, और एंड जो है वो H से होगा, लेकिन बीच में आपको दो CH2 मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3, 3 हो गए कार्बन, 3 2 5 और 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमेशा याद रखो C3H8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे फिर H दिखा सकते हो आप, यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो C4H10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो C4H10 CH3 से शुरुआत होगी, एंड H से होगा, बीच में देखो 4 कार्बन चाहिए ना, तो उसमें से एक कार्बन तो यहाँ पे है, तो 3 CH2 बीच में डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने बीच में आएंगे CH2, 3 CH2 आएंगे। तो इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, 10 ही होंगे हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा याद रखो अगर आपको C3H8 दिया है तो पहले शुरुआत तो CH3 से होगी, लास्ट में एक H आएगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, बीच में 3 कार्बन चाहिए मुझे, उसमें से एक कार्बन तो आ गया, तो बीच में 2 कार्बन चाहिए, तो 2 CH2 आएंगे। कितने कार्बन चाहिए बीच में, उतने CH2 बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो इसमें ही ऐसे ही याद रखो, और ऐसे ही याद रखोगे तो इसके सारे के स्ट्रक्चर आपको समझ में आने चाहिए, आने लगेंगे। जैसे मिथेन जो है, मिथेन शुरुआत CH3 से और लास्ट में H। इथेन शुरुआत CH3 से लास्ट में H। प्रोपेन शुरुआत CH3 से लास्ट में H। बीच में क्या होगा, बीच में देखो इथेन मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन तो ऑलरेडी पहले आ चुका है, एक ही कार्बन मतलब CH2 का एक ही वहां पे अटैच हो जाएगा। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होते हैं, उसमें से एक कार्बन आ चुका है, तो बीच में 2 कार्बन चाहिए, तो 2 CH2 आएंगे। जितने कार्बन चाहिए उतने CH2 बीच में आएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन के लिए क्या होगा, देखो C4H10 होता है ना ब्यूटेन, तो 4 कार्बन चाहिए, तो उसमें से CH3 से शुरुआत होगी और एंड जो है वो H से होगा, एंड जो है वो क्या होगा, H से। बीच में कितने कार्बन आएंगे, बीच में कितने कार्बन चाहिए मुझे, बीच में 3 चाहिए, क्योंकि एक आ चुका है, 4 चाहिए ना टोटल, C4 होता है ना उसका, तो उसमें से 4 मतलब 3 और भी चाहिए, तो 3 CH2 आएंगे बीच में। तो एक एक CH2 ऐड होता जा रहा है। देखो यहाँ पे एक ही CH2 था, यहाँ पे 2 CH2 थे, यहाँ पे 3 है, नीचे में पेंटेन की तरफ जाऊंगा तो 4 हो जाएंगे, हेक्सेन की तरफ जाऊंगा तो बीच में 5 हेक्सॉन CH2 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ओके। तो होमोलोगस का मतलब आपको समझना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज जो है वो क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप आपको
हर जगह पे देखने को मिलता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हर जगह पे सेम फंक्शनल ग्रुप अगर देखने को मिलता है तो उसको बोला जाएगा होमोलोगस सीरीज। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, यहाँ पे हमने डेफिनेशन यहाँ पे आगे दिखी थी। हाँ, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस, इसमें क्या लिखने को बोला है मैंने, रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। और उसके लिए होमोलोगस सीरीज का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, ये वाला एग्जाम्पल, हर एक इसमें आपको डैश OH लास्ट में देखने को मिलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, अब अल्केन का भी देखा हमने, CH4 को हम क्या लिख सकते थे, CH3H, उसके बाद इथेन को CH3CH2H, उसके बाद प्रोपेन CH3CH2CH2H। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज। ओके, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो उनके एटॉमिक मास अगर हमें मालूम है तो इसके मास निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो, CH4 का क्या होगा, CH4 सबको लास्ट ईयर हमने पढ़ा है, कार्बन 12U प्लस हाइड्रोजन के 4 है, तो 4 एक का 1U होता है ना, तो टोटल 4 हाइड्रोजन के 4U होंगे, तो 4U, तो टोटल 16U आ जाएगा। अगर मैं बात करूं C2H6 की, तो इसका जो मोलेकुलर मास है वो कितना आएगा, देखो इसका मोलेकुलर मास देखो, कार्बन जो है वो हर एक कार्बन का 12 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है मतलब 12 × 2 24, और हाइड्रोजन 6 है तो 1 × 6 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस CH4 का जो मास था वो आया था 12 + 16 16, उसके बाद C2H6 का आ गया 30। अब C3H8 का देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कार्बन 3 है तो 12 × 3 करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन 1 × 8 करना पड़ेगा, तो 12 3 36, 36 + 8, 36 + 8 अगर करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 44, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 44 आ जाएगा इसको, ये 30 था ये 44 था। तो अब इनमें अगर हमें डिफरेंस देखो दोनों का, तो 30 - 16 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 - 16 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इसका 14। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर का डिफरेंस 14 है, इन दोनों के अंदर का भी डिफरेंस आप देख सकते हो 14 ही है, हर दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस आपको सेम आएगा। ठीक है, ओके, जैसे हमने इसका होमोलोगस सीरीज लिया अल्केन का, ठीक है, वैसे ही हम होमोलोगस सीरीज देख सकते हैं अल्कीन का भी। अल्कीन याद है आपको, जहां पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे कार्बन के बीच में, उन्हें अल्कीन बोला जाता है। ठीक है, ओके, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज इथीन। इथीन मालूम है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है अपना इथीन, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, अब ये जो इथीन है उसका अगर मोलेकुलर फॉर्मूला निकाले तो देख सकते हैं कितना है, ये है कार्बन 12, हाइड्रोजन +2, ये कार्बन फिर से +12 और ये हाइड्रोजन +2, तो ये कितना हो जाएगा 14 + 14 28U है ना, 28U बन जाएगा, एकदम ईजी होता है। तो इथीन का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके, द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला, उसके बाद वालों का फॉर्मूला क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, मतलब ये क्या है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। तीसरा क्या होगा, C3H6 होगा, फिर जितने कार्बन उसने डबल हाइड्रोजन। अल्कीन का फॉर्मूला याद रखो, अल्कीन का फॉर्मूला याद रखो, जितना कार्बन उतना डबल उसका हाइड्रोजन। कार्बन अगर 2 होंगे तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन अगर 3 होंगे हाइड्रोजन 6 होंगे। तो ये अल्कीन का फॉर्मूला है, कोई भी अल्कीन निकाल सकते हो आप। मुझे प्रोपीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोपीन, तो मुझे मालूम है प्रोपीन मतलब 3 कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। प्रोपेन के अंदर हाइड्रोजन 8 होते थे, लेकिन यहां पे 6 होंगे, याद रखो ये, तो ये अच्छे से समझना होगा आपको। ओके, अब हर एक के अंदर आप देख सकते हो, पहला हमारा C2H4 था, उसके बाद प्रोपेन जो है वो क्या है, C3H6 है, उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीन है, C4H8 है, पेंटीन है, C5H10, जितने कार्बन उतना डबल, तो ये है अल्कीन, सारे अल्कीन है। ये अल्केन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे अल्कीन्स हैं। ठीक है, हर एक में आपको डबल बॉन्ड, अगर आप उसको स्ट्रक्चर दिखाओगे तो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कोई भी एक उठा लो, चलो मुझे समझो ये पेंटीन चाहिए, पेंटीन C5H10, चलो उसका डबल बॉन्ड कैसे बनता है ये दिखाता हूं मैं आपको, C5H10,
तो सबसे पहले स्केलेटन निकालते हैं। चलो, कार्बन 5 है ना, 1 2 3 4 5 हो गया कार्बन। इसके 3 होंगे, इसकी वैलेंसी 3 होगी, बीच वाले 2 है, 2 2 2 2, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मेरे पास कितने 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो हर एक को एक एक देता हूं पहले। चलो, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, तो 5 दिए। ठीक है, अब नीचे भी देता हूं एक एक हाइड्रोजन, तो हो गए 10 हाइड्रोजन, सबको 10 हाइड्रोजन मिल गए, 2 2 हाइड्रोजन दिए। अब इस कार्बन का एक वैलेंसी बचा हुआ है, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी बचा हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन जो है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अल्केन और अल्काइंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा याद रखो, अल्केन जो है, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 आया था मीथेन में, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 था इथेन में, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 था प्रोपेन में। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, कार्बन अगर n है तो उसका डबल करके उसमें 2n+2 है, 2n+2। देखो यहाँ पे कार्बन अगर 2 है तो 2 का डबल 4 और उसमें भी +2 करने के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है। कार्बन अगर 3 है तो उसका डबल 6 और उसके अंदर +2 करने के बाद यह। तो इसका मतलब अल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्केन का फॉर्मूला, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन मतलब n का डबल करो और उसके +2 करो अल्कीन, तो ये हो गया अल्केन। अल्कीन का क्या है, अल्कीन का अभी तो देखा हमने, अल्कीन अगर ये A की जगह पे E आ गया, अल्कीन बन गया अल्कीन। तो अल्कीन में क्या होता है, ये +2 निकाल दो, जितने ना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बचा हुआ है। ठीक है, नोमेनक्लेचर तो आपको एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बाद वाला ये जो है, इसमें आपको ये याद रखना होगा कि होमोलोगस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप हर एक को अटैच करता है। तो मोलेकुलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है होमोलोगस सीरीज में, आप देख सकते हो। हमने देखा कि मीथेन जो है उसका मोलेकुलर मास 16 आया था, उसके बाद जो ईथेन था C2H6 उसका मोलेकुलर मास 30 आ गया, उसके बाद हमने देखा C3H8 जो कि हमारा प्रोपेन है उसका मोलेकुलर मास 42 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 14 आता है, इन दोनों का निकालूं तो 14 आता है। तो हर बाजू बाजू वाले के डिफरेंस जो अगर है तो वो 14 का निकल रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ये मास जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो 16 से 30 बना, 30 से 44 बना, और आगे जाएंगे तो मास तो बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मोलेकुलर मास जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर मोलेकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी कोई थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, जैसे जैसे मोलेकुलर मास इंक्रीज होता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ग्रेडेशन होता जाएगा, मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आपको याद, यह देखो आपने यहाँ पे 1 लीटर लिया है, समझो 1 लीटर वाटर लिया है और इसमें 5 लीटर वाटर लिया है। ठीक है, तो इसको बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको बॉयल करने में ऑफ कोर्स जिसका कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होता है उसको थोड़ा वेट लगता है, कम लगता है, मतलब टाइम लगता है ना उसको होने के लिए, मेल्ट होने के लिए या फिर बॉयल होने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई है। जैसे जैसे मोलेकुलर मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब उनको जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी टाइम बढ़ता जाएगा, तो वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, एज द मोलेकुलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज a gradation in physical properties is seen. This is because melting point and boiling point increases with increasing molecular mass. Molecular mass increase होता है तो याद रखो यहाँ पे MP मतलब MP मतलब melting point and BP मतलब boiling point, ये दोनों increase होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, increase। कब, जब मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास या फिर मोलार मास क्या होता है, इंक्रीज। तो मोलर मास इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है, होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ
फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, तो वो चेंज नहीं होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे मोलार मास, ठीक है, मोलेकुलर मास, होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मोलेकुलर मास इंक्रीज होता है, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, है ना, ये सोल्यूबल होने की उसकी जो क्षमता है उसके ऊपर चेंज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड होती है, मैंने उसके पहले भी आपको बोला था। तो होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती है? क्योंकि मोलेकुलर मास इंक्रीज होता जा रहा है। मोलेकुलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। मोलेकुलर मास ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। उसको किसी के अंदर घुलने के लिए, सोल्यूबल होने के लिए टाइम लगेगा, तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज, मोलार मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और उसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके मोलार मास पे डिपेंड नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट डिफाइंड बाय मोलेकुलर मास। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर असर पड़ेगा मोलेकुलर मास इंक्रीज होने का, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सोल्यूबल होगा या नहीं होगा वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और ये होमोलोगस सीरीज का हमने यहाँ पे एक्टिवेट जो भी जो हमने सिखाना चाहता था मैं, ये अब मैंने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। एक्टिविटी के अंदर आपको बोला है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूले एंड मोलार मास ऑफ CH3OH, C2H5OH एंड C2H5OH। ठीक है, उस हर एक के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कितना ईजी रहेगा आपको, देखो CH3OH, ठीक है, इसका मोलेकुलर मास क्या होगा? देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 एटम है तो 1 इंटू 3 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सबको मालूम है, हाइड्रोजन का फिर से 1 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का उसमें प्लस करो, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना है सबको मालूम है 16, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, उसका मोलार मास निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका भी निकालो, इसका पहले निकालो बाद में इसका निकालो, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, उसके बाद इसका और इसका निकालो डिफरेंस। हर बार डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलेगा। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन 3? तो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में है। मैंने आपको CH4 का, C2H6 का और C3H8 का हर एक का दिखाया था। ये 16 था, ये 30 था और ये 44 था। तो ये दोनों का डिफरेंस जो था वो 14 आया था, इन दोनों का डिफरेंस भी 14 आया था। तो यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि हर एक का मोलेकुलर मास निकालो और उसके ये डिफरेंस दिखो, ठीक है, और उसमें क्या सिमिलरिटी दिखती है वो दिखाओ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में करनी है। मोलेकुलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये सब यूज करके उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकालो। अब इसके आगे वाला ये आपको होमवर्क, ये आपको सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है।